Good morning, students. Today we taught the lesson हिंदी ग्रामर, हिंदी भाषा और उसका विकास। भाषा भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ है बोलना। इस प्रकार भाषा की परिभाषा इस प्रकार है। भाषा शब्द की निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। नंबर 1, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को स्वयं सुन व समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। नंबर 2, विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। नंबर 3, भाव या विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि। इस प्रकार भाषा की परिभाषा है कि भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने भावनाओं या विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप हैं: मौखिक रूप, लिखित रूप, सांकेतिक रूप। मौखिक रूप। इस प्रकार भाषा के 3 रूप प्रचलित हैं, जिनकी हम अलग अलग परिभाषाएं पढ़ेंगे। मौखिक भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों को या भावनाओं को उपस्थित लोगों के सामने मुख से बोलकर प्रकट करते हैं। अर्थात जब कक्षा में अध्यापक कोई विषय पढ़ाता है तो उसमें अधिकतर मौखिक भाषा का प्रयोग ही वह करता है। इसमें हम गांव की पंचायत का भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे गांव में जब पंचायतें होती है तो लोग मुख से बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वह भी भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इस मौखिक रूप में श्रोता और वक्ता दोनों आमने सामने होते हैं और उनके फीडबैक तुरंत प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, लिखित भाषा। इसके माध्यम से हम अपने मन के भाव या विचारों को दूर स्थित लोगों से वार्तालाप करने के लिए लिखकर अपना संदेश भेजते हैं, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यह लिखित रूप दूर स्थित लोगों के पास संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब मनुष्य दूर दराज के स्थानों पर जाकर बसकर रहने लगा तो लोगों को अपने प्रियजनों के पास संदेश भेजने के लिए इस रूप का प्रयोग किया जाने लगा। नंबर 3, सांकेतिक भाषा। इसके माध्यम से हम संकेतों के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। इस रूप का प्रयोग मूक या बधिर लोग करते हैं। इसका उदाहरण जैसे हम हाथ जोड़कर प्रणाम या नमस्कार करना। जब हम बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं तो इसमें मौखिक और सांकेतिक दोनों रूपों का प्रयोग होता है। मुख से बोला गया नमस्कार या प्रणाम तो मौखिक रूप है और साथ ही हाथ जोड़कर और सिर झुकाना एक सांकेतिक भाषा का रूप है। मौखिक भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह भाषा का अस्थायी रूप है। अस्थायी रूप अर्थात इस रूप का मतलब ये है कि हम कुछ समय के लिए कोई चीज़ आपको बोलकर बताते हैं, बताने के पश्चात जब आपसे पूछते हैं तो कुछ समय बाद आप उसे भूल जाते हैं, इसलिए यह भाषा का अस्थायी रूप है। नंबर 2, इस रूप को व्यक्त करने के लिए ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता होती है। अर्थात ये जो मौखिक रूप है इसकी मूल इकाई क्या हो गई? ध्वनि। ध्वनि क्यों हुई? क्योंकि इस रूप को बोलने के लिए केवल हमें ध्वनि की आवश्यकता होती है। नंबर 4, यह भाषा का प्राचीन रूप है। प्राचीन रूप क्यों है? क्योंकि प्राचीन समय के अंदर जब देश में कागजों का अभाव था तो ऋषि मुनि अपने आश्रमों में ही विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन कराते थे और उन्हें मौखिक रूप से अपने संदेश बताते थे, इसलिए यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। नंबर 5, इस रूप को सीखना आसान है।
आसान क्यों है? क्योंकि इस रूप को सीखने के लिए हमें किसी भी पेन, पेंसिल, कागज़, दवात आदि की आवश्यकता नहीं होती। जो हम सुनते हैं वैसे ही हम बोल सकते हैं। लिखित रूप की विशेषताएं। यह भाषा का स्थायी रूप है। स्थायी रूप क्यों है? क्योंकि यदि हमने आज कुछ लिख कर रख दिया और कुछ समय के पश्चात जब हम उसे देखेंगे तो वह एज इट इज सुरक्षित मिलेगा, इसलिए इसी भाषा का स्थायी रूप कहा गया है। इसकी मौलिकाएं वर्ण या अक्षर हैं, जैसे ए, ई, ये क्या है? वर्ण है। अब इन्हें सीखने के लिए, इस रूप का प्रयोग करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। नंबर 3, यह भाषा का नवीन रूप है। नवीन यानी नया रूप है, प्रचलित रूप है। और इस रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब से लिखित भाषा का प्रयोग होने लगा तब से ही मानव इतिहास सुरक्षित है। नंबर 4, इस रूप को व्यक्त करने के लिए लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। लिपि चिन्ह कौन से हैं? ये ए, आ या आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये क्या है? लिपि चिन्ह है। नंबर 5, इस रूप को सीखने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। यानी मौखिक रूप को तो हम बोलकर सीख लेते हैं, लेकिन इससे सीखने के लिए क्या होगा? हमें लिपि चिन्हों का, वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। लिपि किसी भी भाषा को लिखने में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। यानी कोई भी भाषा जब हम लिखते हैं, जैसे हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी में कौन से चिन्ह हैं हमारे? ए, आ, ई, कै, खे, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये क्या है? हमारे चिन्ह हैं। इन्हीं चिन्हों को ही प्रयोग करने के पश्चात हम भाषा बनाते हैं। तो हिंदी और संस्कृत इन दोनों की लिपियाँ क्या है? देवनागरी। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा की अशुद्धियों को दूर करके उसे शुद्ध रूप प्रदान करता है या उसे शुद्ध रूप में पढ़ना लिखना बोलना सिखाता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा की अशुद्धियों को दूर करके उसे हमें शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण में के नियमों से भाषा का शुद्ध रूप ही मानक रूप कहलाता है। व्याकरण का नियम क्या है? नियम का मतलब होता है जब कोई भाषा नियमों में बन जाती है तो वो मानक भाषा का रूप धारण कर लेती है। नंबर 2, व्याकरण के नियमों से युक्त भाषा का शुद्ध रूप या परिनिश्चित रूप ही मानक रूप कहलाता है। इस मानक रूप का प्रयोग पढ़े लिखे लोगों के द्वारा और समाचार पत्रों में किया जाता है। तो व्याकरण एक ऐसा नियम या शास्त्र है जो भाषा को नियमों में व्यवस्थित कर देता है और नियमों में व्यवस्थित होने के पश्चात ही भाषा अपना शुद्ध रूप धारण करती है। धन्यवाद। इसके बाद हम व्याकरण के जो पार्ट्स हैं, भाग हैं, उनका अगले अंक में वर्णन करेंगे। थैंक यू।